कि जब तक वो कापी जचती है, अगर रॉड से आप लिखेंगे वो इंक बहुत ब्लर हो जाती है। जब मैं अपनी कॉपी देख रहा था तो वो काफी उड़ चुकी, ऐसा लग रहा था उसका कलर उड़ा हुआ था। तो हिंदी मीडियम के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप डाल रहे हैं, उदाहरण डाल रहे हैं, तो आपके लिए टाइम कम पड़ता है। आप लिखना शुरू करिए, दौड़ने अपने आप लगेंगे और फिर आपको टेक्निक भी पता चल जाएगी। अगर आप पीवाईक्यू कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मैं क्या क्या कर सकता था। और नोट सर पहली बार कोई बनाता है तो वो ज्यादा ही बनता है। उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी। लिखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, यहाँ पर इस समय इंटरव्यू चल रहा है यूपीपीएससी 2024 का। चलिए इनसे जानते हैं क्या क्वेश्चन आज के इंटरव्यू में पूछे गए, साथ में इनकी तैयारी वगैरह कैसी रही। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर इंटरव्यू कैसा रहा? सब बढ़िया रहा। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? सर मेरा नाम ज्ञानेश्वर यादव है और मेरी प्रारंभिक से लेकर 12वीं तक की शिक्षा गांव में हुई सर। और ग्रेजुएशन मैंने वर्ष 2016 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से कानपुर यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। वर्ष 2018 में मैंने अपना पीजी कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस। होम टाउन क्या पड़ता है? ये प्रयागराज ही पढ़ते हैं जी। आज इंटरव्यू के लिए आप आए तो क्या क्वेश्चन वगैरह स्टार्टिंग रहा, कहाँ से पूछा गया? मेरा सबसे पहले बता दूं कि आपको कि मेरा कल्पराज सर के बोर्ड में पढ़ा था। सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया और आराम से बैठने को कहा, फिर कहा कि अपने बारे में बताइए। तो चलिए अच्छा आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। जब तक मैं अपने दूसरे सवाल का जवाब देता तब तक उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर कि मैं अभी अध्ययन कर रहा हूँ। कहा किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? अरे भाई शोध कर रहे हैं। और तो मैंने कहा सर कि मैं सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ सर। कहें उसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने कहा सर कि मैं हायर भी देता हूँ, चूंकि पॉलिटिकल साइंस से मेरा नेट भी है, तो मैं हायर की तैयारी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हायर का एग्जाम आपने दिया था? मैंने कहा हाँ सर दिया था। क्या अभी जो एग्जाम वो कैंसिल हुआ उसमें थे आप? मैंने कहा हाँ सर मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था। क्या बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब आप पॉलिटिकल साइंस अच्छा जानते हैं। मैंने कहा सर जानता हूँ। कहें जब आप अच्छा जानते हैं तो फिर पूछ के कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछता हूँ कि ये बताइए क्या भारत में अब इस राष्ट्रपति शासन प्रणाली अपना लेनी चाहिए? तो मैंने कहा सर, फिर मैंने अपना जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये बताइए प्रस्तावना क्या है? फिर मैंने बताया कि सर प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, ये तमाम बातें। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप तैयार हैं। फिर क्या आप रूसो को जानते हैं? हाँ, उनकी एक किताब का नाम बता दीजिए, बहुत फेमस है। मैंने कहा सर सोशल कॉन्टैक्ट। कहा हाँ ठीक है बढ़िया है। तो फिर मेंबर साहब पूछने लगे तो उन्होंने तुरंत मुझसे आपदा प्रबंधन पे पूछा कि भारत में आपदा प्रबंधन की क्या स्थिति है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। फिर मैंने बताया। कहें चलिए मान लीजिए आप एक एसडीएम है और आप जहाँ तैनात हैं वहाँ एक नदी बहती है, वो जहाँ हर बार बाढ़ आती है, तो अब इस बार भी बाढ़ आने की संभावना है, तो आप आपका पहला प्रयास क्या रहेगा? मैंने बताया कि सर सबसे पहले मैं क्षमता निर्माण करूंगा, अगर एक अध्ययन टीम की नियुक्ति भी करूंगा, अगर उस अध्ययन टीम ने कुछ वो किया तो फिर मैं उस नदी का चैनलाइज भी करूंगा। यही सब तमाम बातें। फिर सर एक थे कि उन्होंने हमसे पूछा कि आप पॉलिटिकल साइंस हैं तो आप ये बता दीजिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और यूरोपीय धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या है। फिर मैंने बताया। फिर सर इसके जस्ट तुरंत बाद उन्होंने फिर एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा कि आप एसडीएम हैं, जहां आपका आवास है वहीं एक मैरिज हॉल भी है, क्योंकि उस वो मैरिज हॉल रजिस्टर्ड है और एक मतलब प्रतिष्ठित आदमी का है। आए दिन वहाँ शादियां होती हैं और इतना तेज गाना बजता है कि आप और आपका परिवार परेशान होता है। तो आपका क्या रुख रहेगा? रोज आप परेशान हैं। तो फिर मैंने बताया सर, संतुलित उत्तर दिया मैंने कि सर ये सांस्कृतिक समारोह होता है, वहाँ लोगों का जुड़ाव होता है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि एक टाइम लिमिट सेट कर दूंगा सर कि उसके बाद वो गाना थोड़ा धीमा कर लें या बंद कर दें। तो सर ने कहा कि बहुत बढ़िया, ठीक है बढ़िया है। और एक क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड था, याद नहीं आ रहा है। और फिर वो हमसे आ गए साइंस पे कि आपने बीएससी भी किया है तो साइंस में न्यूटन का लॉ बता दीजिए। अगर न्यूटन का लॉ है तो आप बताइए कि उसका आप कहाँ कहाँ उपयोग कर पाए। अब उसमें मुझे याद नहीं है कि न्यूटन का लॉ मैं कहाँ वो कर सकता था, लेकिन थोड़ा मैंने बताने का प्रयास किया। तब तक सर ने कहा कि चले ठीक है, आप दूसरी बात बताइए। मैंने कहा कि आपकी हॉबी क्या है? मैंने कहा सर क्रिकेट है। क्या है क्रिकेट? तो भारत पाकिस्तान का मैच देखा? मैंने कहा हाँ सर देखा। भारत ने तो बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। क्यों हरा दिया? मैंने कहा सर भारत बहुत बेहतर टीम है इसलिए हरा दी। अच्छा ठीक है। ये बताइए क्रिकेट का जो मूल्य है, जो आपने क्रिकेट आपका वो है, आप उसको प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? फिर मैंने बताया कि सर क्रिकेट में जो सहयोग की भावना होती है, खेल भावना होती है,
और भागीदारी की भावना होती है, उन सब मूल्यों को मैं अपने प्रशासन में, अपने कार्यों में यूज करूँगा। टीम वर्क, हाँ सॉरी, टीम वर्क, इन सब बातों को मैं उसमें यूज करूँगा, जिससे प्रशासन सर थोड़ा अनुकूल माहौल होगा समझ में। क्या बढ़िया है, ठीक है ज्ञान जी, बढ़िया है, आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कितना टाइम इंटरव्यू आपका चला होगा? मेरा मानना है कि करीब 13-14 मिनट चला था। अच्छा, एक चीज और बता सकते हैं, कितने क्वेश्चन आपसे लगभग पूछे गए होंगे? यही करीब 15-16 क्वेश्चन तो जरूर होंगे। एक आराम चीज से और बताएंगे कि 4-5 एक्चुअल थे उसमें। हाँ, क्रॉस क्वेश्चनों की संख्या आपको ज्यादा लग रही थी कि मतलब कोई चीज आप उत्तर दे रहे हैं फिर उसके बाद उससे क्रॉस नहीं, क्वेश्चन हाँ करें? क्रॉस क्वेश्चन हो रहा था, खासकर सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चन थे उसमें वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। जहाँ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था कि आप क्या करते, उसमें भी वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या रहा? भैया मेरा ये 5वां अटेम्प्ट था, टोटल 5वां अटेम्प्ट था, लेकिन ये एक इंटरव्यू पहली बार था। इससे पहले भी मैंने 2 बार मेंस लिखे थे, मैं मेंस में ही फेल कर जाता था, इस बार मौका मिला है। मीडियम क्या रहा आपका? हिंदी मीडियम, हिंदी हिंदी मीडियम। मीडियम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार आपने क्या बदलाव किए कि आपका प्रीलिम्स भी हुआ, मेंस भी क्वालिफाई किए और इंटरव्यू तक आप पहुंचे? चेंजेस किए थे आपने इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, प्रीलिम्स मैंने क्या पीवाईक्यू पे मैं रिगरसली फोकस कर रहा था, क्योंकि 2 साल से क्या होता है, उसका ट्रेंड बहुत बदल रहा है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, उसका मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस की थी। लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे कि आपके मतलब वहाँ आप कंफ्यूज कम होंगे, आप एकदम क्लियर रहेंगे वहाँ। पीवाईक्यू मेरा बेस था, फिर मैंने कुछ अच्छे किताबों के नोट्स बनाए हैं, जैसे लक्ष्मीकांत का हो गया, स्पेक्ट्रम का हो गया, इन सब किताबों का मेरे पास नोट्स है, तो उन नोट्स को मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। और मेंस में सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, लेकिन मैं पीवाईक्यू ज़्यादा करता था। पीवाईक्यू मैंने 18 से लेके 25, 24, 23 तक का वेल कंप्लीट किया था। फिर जाते जाते उसका मैंने थोड़ा प्रिसाइज नोट्स भी कंप्लीट किया था, तो वो रिवीजन करके गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। और आंसर राइटिंग में मैंने कुछ मूलभूत चीज़ें परिवर्तित की है, जैसे डायग्राम डालना, फ्लो चार्ट डालना, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि यही कारण था कि मुझे इंटरव्यू का कॉल आया। चीज आप बताएं, जैसे कि आपने बताया लक्ष्मीकांत और बुकों का आपने नोट्स बनाया था, तो नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए? कुछ तरीका आपको लगता है कि कुछ तरीका होने चाहिए नोट्स बनाने के, किन चीजों को इंक्लूड करें, किन चीजों को अवॉइड करें, ताकि मतलब ये ना हो कि पता चले फिर से बुक तैयार हो जाए? नहीं, इसमें ये देखिए कि आप हमेशा पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सारा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन बार बार आ रहा है, किसके आने की संभावना। वो आज आप पीवाईक्यू देखेंगे, उसका जो 4 ऑप्शन होता है, आप चारों पे जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, अब आगे आगे क्या पूछ सकता है। वो तो एक तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है कि जब आप बार बार पीवाईक्यू 22 का देखा, 23 का देखा, 24 का देखा, ट्रेंड पता चलता है, तो आप उसके हिसाब से अपना नोट्स बनाते हैं, बहुत प्रिसाइज नोट्स हो जाता है। और नोट्स सर पहली बार कोई बनाता है तो वो ज़्यादा ही बनता है, बार बार जब आप सीखते जाते हैं तो कम हो जाती हैं अपने आप। चीजें याद होती जाती है। अच्छा, मेंस के नोट्स बनाए और बनाए तो कैसे बनाए? मेंस का नोट्स देखिए, लोग 1 पेजर नोट्स की बात करते हैं, मैं आपको 1 पेजर नोट्स की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती 1 पेजर नोट्स, भाई सबके अलग अलग नॉलेज होता है। तो कोशिश करिए कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। उस कुछ टॉपिक करीब, मेरा मानना है कि करीब 65-70% हर बार रिपीट होता है, जैसे गवर्नेंस हो गया, इंडियन सोसाइटी हो गई, पॉलिटी में हो गया, कुछ थीमेटिक है, आप उसको रिगरसली फॉलो कर लीजिए, जिससे हर बार आप देखेंगे कि एंशिएंट से वैदिक सभ्यता से पूछ ही रहा है, तो आप वैदिक सभ्यता पे 2 पेज का नोट्स बना लीजिए, तो आपका एक 8 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ मेन गांधीयन आंदोलन हो गया, कुछ और बातें हो गई, उसकी बुरा जस पढ़ ली होगी, अगर आपने देखा उसको तो कर लेंगे। विश्व इतिहास में आप देखेंगे कि बार बार कभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूछता है, तो कभी बिस्मार्क का एकीकरण पूछता है, कभी मेजनी का एकीकरण, तो 4-5 हैं, अगर आप 4-5 बुलेट पॉइंट भी बना लेंगे, बार बार आप उसको लिखने की कोशिश करिए और अपने आंसर राइटिंग में उदाहरण डालने का प्रयास करिए। आजकल आंसर राइटिंग थोड़ा अगले स्तर पे पहुंच चुकी है, केवल लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको प्रमाणित करिए, आप उदाहरण डालिए, उससे अच्छा पहली लगेगा। बार अगर नोट्स बना रहे हैं, अगर बल्कि भी बन जा रहा है, तो उसको बाद में दूसरी रिवाइज बार करेंगे, तीसरी छोटा बार हो जाएगा। रिवीजन करने पे छोटा कर लें या फिर हाईलाइट पॉइंट कर लें, ऐसा? नहीं नहीं, आप शुरुआत करेंगे तो बल्कि हो जाता है, फिर बाद में क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार जैसे आपने कहा कि सुशासन से ये मतलब अगर मान लीजिए सुशासन लिखना होगा आपको, तो सुशासन हम ये समझते हैं कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सुशासन किया, एरो डाला, मेन पॉइंट आपने 3-4 पॉइंट डाला है कि ये सत्य मतलब सॉरी पारदर्शिता, जवाबदेही के साथ साथ शासन में लोगों की भागीदारी हो गया, इतने में आपका, तो जब आप 3 लाइन लिख लेते हैं, वहीं आप 1 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे, तो वो बहुत छोटा हो जाता है बार बार रिवाइज करने से।
बार बार रिवीजन करेंगे वो चीज छोटा छोटी हो जाएगी आराम से। और हाँ, एक चीज ये भी है ना कि आपको खुद लगने लगेगा कि आप पढ़ के जब आप लिख रहे हैं तो आपको लगेगा यार इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, छोटा हो जाता है। हाँ हाँ, आराम से आराम से। जैसे आप बताएं कि आंसर राइटिंग का, तो आंसर राइटिंग का स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग तरह तरीके की चीजें इंक्लूड कर रहे हैं उसमें, हर डायग्राम, फ्लो चार्ट, हर एक चीज का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर आपने कहीं मॉक टेस्ट वगैरह दिया रहा होगा तो वहां पर बताते होंगे कि इस तरीके से आप इनहेंस करिए अपने आंसर राइटिंग को। देखिए वो लोग तो बताएंगे ही, कोशिश आप करिए कि ना जब आप टॉपर्स कॉपी देखते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि यार यहाँ फलानी चीज का प्रकार था। मान लीजिए आप भारत में आया कि क्षेत्रवाद किन कारणों से प्रभावित होता है, तो बहुत लोग होंगे क्षेत्रवाद गोला करके बना देते हैं। आप चाहे तो आप टेम्पलेट सेट कर दीजिए, आप एरोर निकाल के बता दीजिए, या आप हो सकता है आप मैप बना दीजिए भारत का क्षेत्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में, अब आप वहां बता दीजिए। तो कई विधाएं हैं जो आपको उचित लगे। आप अपने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा मतलब सौंदर्यपूर्ण बनाएं, आप उसे क्रिएटिव बनाएं। जरूरी नहीं कि आप फलाना करता था, आपको जो अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, जब आप डायग्राम और फ्लोचार्ट यूज करते हैं तो उसमें आपकी शब्द संख्या कम हो जाती है, तो ये आपको एडवांटेज मिलेगा, और यही चल रहा है तो उसमें नंबर भी मिल रहा है। लिखने का कम पड़े, अगर चाहे तो आप कम समय में उस डायग्राम को बना सकते हाँ भैया, हैं, देखिए नंबर ज्यादा शायद मिलेगा। देखिए भाई, ये आसान नहीं होता कि एक ही बार में आदमी सोचता है। आप पहले बुलेट आप लिखना शुरू करिए, दौड़ने अपने आप लगेंगे और फिर आपको टेक्निक भी पता चल जाएगी कि कहाँ से हमको हाँ, लेकिन ये है कि आप अपने समकक्षों के साथ जो आपका तुलनात्मक अध्ययन है उस पर काम करते रहिए। क्वेश्चन की डिमांड समझिए। हर बच्चा, अगर आप पीवाईक्यू कर लीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें मैं क्या क्या कर सकता था। तो पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे मामले में। और तो मॉक तो जरूर दीजिए। उससे क्या होता है कि आप 3 घंटे में कितना लिख पाते हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, आप उस दबाव में कितना अच्छा सोच पाते हैं, ये सब पता चलता है। अपने पीवाईक्यू मतलब मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे मेंस? मेंस के लिए तो पीवाईक्यू मैंने लगभग 18 से लेके 23 तक का कंप्लीट किया था। 18 बच गया था, सॉरी। कोचिंग वगैरह की थी इसके लिए, मतलब लिखते थे या हाँ टेस्ट वगैरह घर पे? नहीं, टेस्ट तो वो मेरा ओरिजिनल था। कोचिंग में मेक आईएएस था, उसमें मैं कर रहा था। धे आईएएस था, उसका भी कर रहा था। लिखने को मैं आता था, लिख के चला जाता था। डेली कितने टेस्ट पेपर लिखते, दोनों जगह लिखते थे या कितने क्वेश्चन लिखते थे आप? डेली तो मैं पीवाईक्यू जरूर लिखता था, 4 से 5 क्वेश्चन जरूर, पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ। और इस चीज ने, मुझे लगता है कि इस चीज ने मुझे बहुत इम्प्रूव किया, बशर्ते कि मैं कोचिंग कर रहा था। कोचिंग के जो टेस्ट आप हफ्ते में एक बार लिखते हैं, आप 3 दिन में एक बार लिखते हैं। मेरा मानना है कि आप जो प्रतिदिन लिखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपके मीडियम का फर्क पड़ता है आपके मेंस में जब आप लिखते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं? जी सर, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में मेरा मानना है कि अंतर है। हिंदी में आपको लाइन भी खींचना होता है, आपको काम। हाँ, और जो इंग्लिश वाले होते हैं, चूंकि उनका स्कूलिंग भी बढ़िया हुई रहती है, ऐसा कई केसों में देखा जाता है। लेकिन वो कर्सिव राइटिंग लिखते हैं, उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, इसके लिए टाइम कम नहीं पड़ता। और हिंदी मीडियम के लिए अगर आप अच्छा कर रहे हैं, क्रिएटिव कर रहे हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैप डाल रहे हैं, उदाहरण डाल रहे हैं, तो आपके लिए टाइम कम पड़ता है। ये मेरा मानना है कि हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पेन का आप बता सकते हैं कौन सा पेन आप यूज करते थे, या फिर आपके बहुत सारे साथी होंगे जो आंसर राइटिंग के लिए अलग अलग पेन यूज करते हैं, तो आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है पेन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप अपनी सहूलियत से लिखिए, लेकिन अगर मेरी माने तो आपको जेल से लिखना चाहिए। जेल पेन से साफ दिखता हाँ, है क्या? साफ क्या कि जब तक वो काफी जस्ती है, अगर रॉड से आप लिखेंगे वो इंक बहुत ब्लर हो जाती है। मतलब अगर गर्मी है तो सब ऐसे पूरा तय कर मैंने अपनी कॉपी देखी थी, उसमें मैंने रॉड से लिखा था 21 में। 3 वाले पेन से आपने? हाँ, जो 5 रुपए की पेन आती है रॉड, उससे लिखा था। जब मैं अपनी कॉपी देख रहा था तो वो काफी उड़ चुकी, ऐसा लग रहा था उसका कलर उड़ा हुआ था। फिर हाँ, मेरे एक सीनियर हैं, मेरे दोस्त हैं देवा सर, उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि आप जेल से लिखिए। तो मैंने V7 पायलट की आती है, 70 रुपए की एक पेन आती है, 60 रुपए की। उसकी रिफिल आती है 15 रुपए की 2। आप लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, आपके हाथ में बैठ रहा है, जरूरी नहीं कि आप वही करिए। मेंस लिखने के लिए कोई और पेन आती है? नहीं, मैं अब भाई जेल तो आती है, लेकिन फिर जेल क्या होता है कि वो बहुत इंक ज्यादा देने लगती है, तो भाई आपका पेज खराब हो सकता है। मेंस के लिए काफी लोग यूज करते हैं। तो आप कोशिश करिए किसी भी पेन से लिखिए, लेकिन कोशिश करिए कि मोटी पेन से लिखिए। मेरा मानना है रॉड ही हो तो मोटी हो। जैसे इसमें भी कई सारे आते हैं 0.5 mm वाला, 0.7 से लिखा था। आप 0.5 से भी लिख सकते हैं, अच्छा है। मतलब वो दिखने में आपको एक पेपर आप लिखेंगे थोड़ा पतला चलेगा, लेकिन आप दूसरा पेपर लिखेंगे तो अच्छा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। नीले और काले दोनों पेन का यूज करना चाहिए? नहीं, हाँ, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आप बॉक्स कर सकते हैं। हेडिंग वगैरह या बॉक्स वगैरह करने के लिए ब्लैक पेन का यूज? बॉक्सिंग कर लीजिए, उतने में समझ जाता है।
हाँ बॉस हटा के मत लिखिए, लेखन भी एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करिए। धीरे उससे धीरे सीखने से आए। अरे 5 साल लग गया हमें जी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करने के नहीं विवांशु भाई, इसमें आप वो मत कहिए, आपके लिए जरूर इतना समय दिया जा सकता है। आप विद्यार्थियों के लिए, खासकर यूपीपीसीएस के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारी सूचनाएं आप सही समय पर देते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए सब ठीक लिए। है। इन लोग के लिए है सारी जानकारी। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं।